अब चलिए ठीक से कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक के बीच कंपैरिजन बनाते हैं, क्योंकि यह कंपैरिजन प्रीलिम्स स्टाइल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक गोल्ड माइन है। लीगल बेसिस की बात करें, कमर्शियल बैंक्स अपनी शुरुआत यानी 1949 से ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत गवर्न रहे हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स को इसी एक्ट के तहत बाद में लाया गया 1966 से एक अमेंडमेंट के जरिए। रेगुलेशन की बात करें, कमर्शियल बैंक्स सिर्फ आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का मामला ज्यादा लेयर्ड है। आरबीआई सीधे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की सुपरविजन करता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स की बाकी सभी कैटेगोरीज डुअल सुपरविजन के अंतर्गत आती हैं। मतलब आरबीआई और संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दोनों मिलकर जिम्मेदारी संभालते हैं। प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो दोनों तरह के बैंक्स को CRR, SLR मेंटेन करना होता है और बासेल 3 नॉर्म्स कंप्लाई करने होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई के पास यह फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो उनके छोटे स्केल के हिसाब से अलग स्लैब्स या रिलैक्स्ड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब कर सके। दोनों टेक्निकली आरबीआई से रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडोज के जरिए उधार ले सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यह एक्सेस सिर्फ सिलेक्ट कैटेगोरीज तक सीमित है, सब तक नहीं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स को बैंक टाइप के हिसाब से एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40 से 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करना होता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स में से सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ही PSL नॉर्म्स से बंधे होते हैं। किसे उधार मिलता है और किसे वोट मिलता है, यह भी दोनों के बीच काफी अलग है। एक कमर्शियल बैंक लगभग हर उस व्यक्ति को लेंड करेगा जो क्वालिफाई करता है, लेकिन एक कोऑपरेटिव बैंक अपने ही मेंबर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। वोटिंग पावर भी पूरी तरह अलग तरीके से काम करती है। एक कमर्शियल बैंक में वोटिंग पावर शेयर होल्डिंग के हिसाब से चलती है, बिल्कुल एक नॉर्मल कंपनी की तरह। जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा वोटिंग वेट। एक कोऑपरेटिव बैंक में वोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल्स पर चलती है। एक मेंबर बराबर एक वोट, चाहे उस मेंबर ने कितनी भी कैपिटल क्यों न लगाई हो। यह 1 पर्सन 1 वोट स्ट्रक्चर ही असल में वो फिलोसॉफिकल हार्ट है जो एक कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव बनाता है। यह फिलोसॉफिकल डिफरेंस प्रॉफिट मोटिव और जियोग्राफी तक भी चलता है। कमर्शियल बैंक्स पूरी तरह प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव, मुनाफा करने की चाह पर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लेंडिंग रेट्स ज्यादा रहती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स इसके उलट अपने कम्युनिटी की मदद करने की चाह से ज्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से उनकी लेंडिंग रेट्स कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले कम रहती हैं। जियोग्राफी की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स पूरे भारत में और यहां तक कि विदेशों में भी फैले हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स कहां पाई जाती है, मुख्य रूप से गिने चुने स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कोऑपरेटिव बैंकिंग के साथ वेल डॉक्यूमेंटेड गवर्नेंस चैलेंजेस भी आते हैं। बोर्ड्स का पॉलिटिसाइजेशन, कास्टिज्म, लोन्स की खराब रिकवरी, सीधे स्कैम्स और यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क भी। राजनीतिकरण, जातिवाद, कर्जा वसूली में अनियमितता, घोटाले, धन शोधन। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कंसर्न्स नहीं हैं, यह बिल्कुल वही तरह की स्ट्रक्चरल वीकनेस है जिसने आगे चलकर उन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को ट्रिगर किया जिन पर हम जल्द ही पहुंचेंगे। कोऑपरेटिव बैंकिंग के अंदर एक और स्प्लिट होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबीज शहरी और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ग्रामीण के बीच। इनमें से हर एक आगे 2 लाइंस में बंट जाता है, स्केड्यूल्ड वर्सेस नॉन स्केड्यूल्ड स्टेटस और सिंगल स्टेट वर्सेस मल्टी स्टेट ऑपरेशन। याद रखने लायक एक रीसेंट लिबरलाइजेशन है, 2018 से आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को वॉलंटरीली खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट करने की इजाजत दी है, बशर्ते वो कुछ कंडीशंस पूरी करें। बेसिकली एक अच्छे खासे चल रहे यूसीबी के लिए एक रोबस्ट आरबीआई रेगुलेटेड बैंकिंग स्ट्रक्चर में ग्रेजुएट होने का रास्ता है ये। रूरल साइड पर एक 3 टियर हायरार्की है जो याद रखने लायक है, क्योंकि प्रीलिम्स अक्सर इसी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है।
सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बैठा है, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी DCCB को फंड करता है, जो आगे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को फंड करता है। ये विलेज लेवल सोसाइटीज है जिनसे फार्मर्स डायरेक्टली डील करते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी है, जैसे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, जो इस चेन में अपने ऊपर वेल बैंक्स के म्यूकेबल टिपिकली लॉन्गर ड्यूरेशन लोन्स देते हैं। एग्जैक्ट टेन्योर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वहाँ कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है जो एग्जामिनर्स टेस्ट करना पसंद करते हैं, पैक्स टेक्निकली बैंक्स होते ही नहीं है। ये चेकबुक्स इशू नहीं कर सकते और RBI इन्हें डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हाई पैक्स को रेगुलेट करता है। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर अस्यूम कर लेते हैं कि कोऑपरेटिव क्रेडिट लैडर का हर रंग RBI रेगुलेटेड है, जबकि एक्चुअल में बेस लेयर यानी पैक्स पूरी तरह RBI के सुपरवाइजरी नेट से बाहर है। प्रीलिम्स 2020 एग्रीकल्चर सेक्टर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी के मामले में क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को मिलकर जितना क्रेडिट देते हैं उससे ज्यादा क्रेडिट देते हैं, और क्या पैक्स को फंड्स प्रोवाइड करना DCCBs के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस में से एक है? आंसर सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट का बल्क एक्चुअली स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स देते हैं, न कि DCCBs, जबकि स्टेटमेंट 2 सही है क्योंकि पैक्स तक फंड्स चैनल करना वाकई DCCB का एक कोर फंक्शन है, उसी 3 टियर स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने अभी कवर किया। कोऑपरेटिव बैंकिंग का एक केस जिसने ह्यूज हेडलाइंस बनाई थी वो था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक का 2019 वाला एपिसोड। इस स्कैंडल की स्पेसिफिक्स अब करंट एग्जाम साइकिल के लिए इतनी फ्रेश नहीं है कि उनमें डिटेल में जाएं, बस इतना जान लो कि RBI ने स्टेप इन करके लिमिट लगा दी थी कि डिपॉजिटर्स अपने ही अकाउंट से कितना पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, जिसे कोऑपरेटिव बैंक गवर्नेंस को लेकर नेशन वाइड अलार्म क्रिएट हुआ और सीधे रेगुलेटरी रिफॉर्म की जमीन तैयार हुई जो हम अभी कवर करने वाले हैं। इस एपिसोड से एक PYQ भी निकला जो याद रखने लायक है। CDSI 2020 RBI ने रिसेंटली शुरुआत में 6 मंथ्स के लिए किस बैंक के अकाउंट होल्डर्स के फंड्स विथड्रॉल पर लिमिटेशंस लगाई थी? इंडसइंड बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या साउथ इंडियन बैंक? आंसर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, बिल्कुल वही PMC बैंक एपिसोड जिसने बाद में RBI को कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन टाइट करने की तरफ धकेला। इस स्कैंडल ने एक स्ट्रक्चरल वीकनेस एक्सपोज की। कई कोऑपरेटिव बैंक्स डुअल कंट्रोल का शिकार थे, जहां RBI और स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार दोनों का ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन होता था, इसलिए जैब फ्रॉड होता था। कोरेक्टिव एक्शन बहुत स्लोली मूव करता था क्योंकि किसी भी एक अथॉरिटी के पास फास्ट एक्ट करने की पूरी पावर नहीं होती थी। इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने जून 2020 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया ताकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट हो सके, जिसे पार्लियामेंट ने सितंबर 2020 में एक फुल एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव सीधा साधा था, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना और डुअल कंट्रोल के कंफ्यूजन को खत्म करके कोऑपरेटिव बैंक्स को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में फिसलने से रोकना। देखते हैं एग्जैक्टली क्या बदला। SBI और एक्सिस जैसे कमर्शियल बैंक्स इस एक्ट से पहले और बाद दोनों में सिर्फ RBI से ही रेगुलेट होते थे, यहाँ कोई चेंज नहीं है। रूरल सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अमेंडमेंट के बाद भी RBI प्लस स्टेट गवर्नमेंट के डुअल रेगुलेशन के अंडर हाई रहे, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन 2 कैटेगरीज में रियल शिफ्ट देखा गया। सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो पहले RBI और स्टेट गवर्नमेंट के डुअल कंट्रोल में थे, अब सिर्फ RBI के अंडर आ गए, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो पहले RBI और यूनियन गवर्नमेंट के डुअल कंट्रोल में थे, वो भी अब सिर्फ RBI के अंडर आ गए।
प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज बिल्कुल वही रही जहां पहले थी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेट होते हुए, क्योंकि अमेंडमेंट ने पैक्स को टच ही नहीं किया। क्विक टर्मिनोलॉजी क्लैरिफिकेशन। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट का अपना रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जबकि यूनियन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का रजिस्ट्रार फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक ऐसी बॉडी जो इंटरेस्टिंगली पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर होती थी, फिर उससे नए बेन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में शिफ्ट कर दिया गया। प्रीलिम्स 2021 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही है कि इन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा बनाए गए लोकल बोर्ड्स सुपरवाइज और रेगुलेट करते हैं, कि ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, और कि इन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के एक अमेंडमेंट के थ्रू 1966 में इसके अंडर लाया गया था। आंसर सिर्फ स्टेटमेंट्स 2 और 3 सही है। यूसीबीज लोकली अपॉइंटेड स्टेट बोर्ड्स से नहीं चलते, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन ये जेन्युइनली इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, और इन्हें वाकई 1966 के अमेंडमेंट के थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर लाया गया था, बिल्कुल वही एप्लीकेबल सिंस 1966 वाला फैक्ट जो हमारी अर्लियर कंपैरिजन में था। आगे बढ़ने से पहले डू क्विक पॉइंटर्स। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यूसीबीज के 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उनके सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क की डीपर डिटेल बैड लोन्स एंड बैंकिंग सेक्टर इश्यूज वेल पिलर में आती है, यहाँ नहीं, और जैन धन योजना और लीड बैंक स्कीम जैसी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन वेल पिलर में आती है। बस कनेक्शन फ्लैग कर रहा हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर पता हो इन्हें कहाँ ढूंढना है। अब चलते हैं एक ज्यादा रीसेंट रिफॉर्म की तरफ जो अभी पाइपलाइन में है। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 बैंक्स के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स समेत कई डिपॉजिटर फ्रेंडली और गवर्नेंस चेंजेस प्रपोज करता है। नॉमिनी वेल फ्रंट पार। अभी एक अकाउंट होल्डर सिर्फ 1 या 2 नॉमिनीज हाई नेम कर सकता है। बिल प्रपोज करता है कि उन्हें 4 तक नॉमिनीज नेम करने दिए जाए, ताकि अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर पैसा सिर्फ 1 या 2 लॉग ऑन तक रिस्ट्रिक्टेड रहने के बजाय एक वाइडर सेट ऑफ नेम्ड बेनिफिशियरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। गवर्नेंस की बात करें तो अभी कोई भी पर्सन एक हाई कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा नहीं बन सकता। बिल इसको बढ़कर 10 साल तक स्ट्रेच करने का प्रपोजल देता है। इसी तरह करंट नॉर्म जनरली किसी एक पर्सन को एक साथ 2 अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर बनने से रोकता है। बिल इस रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स करने की कुछ लिबर्टी डीन का प्रपोजल देता है। और ऑडिट कॉस्ट्स की बात करें तो अभी आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं कि बैंक अपने ऑडिटर्स को मैक्सिमम कितनी फी दे सकता है। बिल प्रपोज करता है कि इसके बजाय बैंक्स खुद अपने ऑडिटर फीस डिसाइड करें। दो केवियट्स याद रखने लायक है। इस हैंडआउट के टाइम तक बिल अभी लॉ नहीं बना है, इसलिए इनमें से कुछ नंबर्स या प्रोविजंस फाइनलाइजेशन से पहले चेंज भी हो सकते हैं। अपने एग्जाम के करीब अपडेट्स पर नजर रखना। इसके अलावा बिल के कुछ माइनर फीचर्स जिनकी कोई रियल एग्जाम वैल्यू नहीं है, उन्हें जानबूझकर इन नोट्स से बाहर रखा गया है। – 2024 में एक नया इंस्टीट्यूशन लॉन्च हुआ जिसे जानना जरूरी है। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NUCFDC, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्ट्रक्चरली ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, मतलब ये भी आरबीआई के रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंदर आता है। हालांकि इसका एक्चुअल काम पब्लिक को डायरेक्टली सर्व करना नहीं बल्कि दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स को सर्व करना है। NUCFDC को अपना पैसा कहां से मिलता है? इसको फंडिंग मिलती है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NCDC से, जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर काम करने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NUCFDC का टारगेट है इन्वेस्टर्स से 300 रुपए करोड़ का कैपिटल रेज करना और इस पैसा को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए शेयर्ड IT और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उसे करना है।
आइडिया ये है कि किसी भी अकेले छोटे यूसीबी को अपना महंगा टेक स्टैक स्क्रैच से बनाने की जरूरत ना पड़े। NUCFDC एक साथ कई हैट्स पहनता है, मतलब कई रोल्स निभाता है। पहला, ये यूसीबीज के लिए कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, जिसे हर इंडिविजुअल यूसीबी को अपना खुद का सिस्टम बनाने में जो कॉस्ट लगती वो शार्पली कम हो जाती है। दूसरा, ये यूसीबी सेक्टर के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी SRO की तरह काम करता है। बेसिकली एक इंडस्ट्री बॉडी जो अपने मेंबर्स के बीच स्टैंडर्ड्स सेट और एनफोर्स करती है, RBI को रिप्लेस करने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करते हुए। तीसरा, ये जनरली यूसीबीज के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करता है। इंडिविजुअल यूसीबीज और उनके रेगुलेटर्स के बीच बेहतर डायलॉग फैसिलिटेट करता है और यूसीबीज को बिजनेस चलाने, फंड्स मैनेज करने और ऐसे हाई ऑपरेशनल मैटर्स पर एडवाइजरी या कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करता है। एक ऑनेस्ट कैविएट, चूंकि NUCFDC मार्च 2024 में ही सेटअप हुआ था, ये अभी भी एक बहुत यंग इंस्टीट्यूशन है और इसके कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स टाइम के साथ इवॉल्व हो सकते हैं या ऐड हो सकते हैं। इसलिए अगर अपने एग्जाम के करीब इसके बारे में अपडेटेड फैक्ट्स मिले तो उससे एक्सपेक्टेड समझो, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। टू 2025 से एक कस्टमर प्रोटेक्शन चेंज हुआ है जो नोट करने लायक है। पहले अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर थे और कोई ग्रीवेंस थी तो आप नबार्ड ओम्बड्समन के पास जाते थे, जबकि रीजनल रूरल बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कस्टमर्स पहले से ही RBI ओम्बड्समन के अंडर द 2025 से ये स्प्लिट हटा दिया गया है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और DCCB कस्टमर्स को भी अब RBI ओम्बड्समन में शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए अब सारी केयर कैटेगरीज, RRBs, UCBs, स्टेट कोऑप बैंक्स और DCCBs एक हाई सिंगल ओम्बड्समन अम्ब्रेला के अंडर आती है, जिसे कोऑपरेटिव और रीजनल बैंकिंग में ग्रीवेंस रिड्रेसल ज्यादा यूनिफॉर्म हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने भी एक यूजफुल अम्ब्रेला टर्म इंट्रोड्यूस किया जो याद रखने लायक है, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी RFIs। इस बास्केट में रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल एरियाज में ऑपरेट करने वेल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और लोकल एरिया बैंक्स शामिल है। बेसिकली रूरल इंडिया को टच करने वाला हर तरह का फॉर्मल लेंडर इस एक हाई लेवल के अंडर बंडल हो जाता है। इन सबको रेगुलेट कौन करता है? हर RFI का अल्टीमेट रेगुलेटर हमेशा की तरह RBI हाई रहता है, लेकिन दो स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए रीजनल रूरल बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स इमीडिएट डे टू डे ओवरसियर नबार्ड है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे एक टू लेयर अरेंजमेंट समझो। नबार्ड इन दो कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिकली ग्राउंड लेवल ओवरसाइट संभलता है, जबकि RBI इसके ऊपर एपेक्स अथॉरिटी की तरह रहता है। थोड़ा जूम आउट करके देखें तो फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वित्तीय मध्यस्थ, ब्रॉडली दो हिस्सों में बंटते हैं, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग साइड के अंदर एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट सब कैटेगरी है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी DFI, विकास वित्त संस्थान। DFIs का मकसद है इंडस्ट्रीज को मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स देना और साथ ही ये सपोर्ट सर्विसेज भी बंडल करते हैं, जैसे फॉरेन करेंसी अरेंज करना, अंडरराइटिंग, टेक्निकल या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और बैंक गारंटीज। इनका कोर ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करके GDP बढ़ाना और कमर्शियल बैंक्स के उलट ये आम जनता से डिपॉजिट्स बिल्कुल नहीं लेते। DFIs सिर्फ पैसा नहीं देते, ये टेक्निकल हेल्प भी देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडीज करना और प्रोजेक्ट डिजाइन के दौरान एडवाइजरी और लीगल सर्विसेज ऑफर करना। यही डुअल रोल फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल एक DFI को एक प्लेन लेंडर से अलग बनाता है।
यहाँ एक क्लासिफिकेशन पॉइंट है जिसमें असली PYQ पोटेंशियल है। पहले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता था, बैंक, नॉन बैंक और DFI एक अलग तीसरी बकेट की तरह। लेकिन M. नरसिम्हम टू कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ने, जो 1998 में सबमिट हुई थी, रिकमेंड किया कि इसे सिर्फ 2 कैटेगरीज में कोलैप्स कर दिया जाए, बैंक या नॉन बैंक, यानी हर DFI को फॉर्मली किसी एक कैटेगरी में ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ नरसिम्हम टू याद रखिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स से जुड़े कमेटी नेम्स UPSC प्रीलिम्स का फेवरेट ट्रैप होते हैं। एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी की बात करें तो हैंडआउट खुद यह फ्लैग करता है कि फुल फॉर्म्स और एग्जैक्ट ईयर्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना सीक्वेंस सही रखना। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला DFI था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI, जो 1948 में बना था और अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है। फिर 1955 में एक ही साल में 2 और आए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC, जो MSME मिनिस्ट्री के अंडर है, और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के बैकिंग से सेटअप किया था। प्रीलिम्स के लिए सीक्वेंसिंग पहले IFCI 1948 में, फिर NSIC और ICICI साथ में 1955 में, यह हर इंस्टीट्यूशनल डिटेल याद रखने से ज्यादा मैटर करता है। चलिए इंडिया के मेजर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी DFIs का टूर आगे बढ़ाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ओरिजिनली इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस देने के लिए बनाए गए थे, जो काम ऑर्डिनरी कमर्शियल बैंक्स, जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पर बैठे होते हैं, कभी अच्छे से नहीं कर पाते। जैसा पहले कवर किया था, एक ऐसा DFI आखिरकार खुद को एक ऑर्डिनरी प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर गया। यह पैटर्न याद रखने लायक है क्योंकि यह रिपीट होता है। जन्म के समय जो DFI होता है वो हमेशा DFI ही नहीं रहता। 1964 में पार्लियामेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जिससे IDBI इंडस्ट्री को फाइनेंस करने वाले एक और मेजर DFI के रूप में बना। 2004 में IDBI खुद एक फुल फ्लेज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर 2018 में सरकार ने IDBI में अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बेच दी। यही वजह है कि आज IDBI बैंक को प्योरली गवर्नमेंट ओन्ड कहने के बजाय LIC कंट्रोल्ड कहना ज्यादा सही है। यह LIC वाला ट्विस्ट एक फेवरेट एग्जाम ट्रैप है। कभी यह मान मत लीजिए कि गवर्नमेंट साउंडिंग नाम वाला हर बैंक 100% गवर्नमेंट ओन्ड होता है। 2006 में सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL सेटअप किया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का ओन्ड है। IIFCL दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स फंड करता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी बिल्कुल स्क्रैच से बनने वाला नया इंफ्रास्ट्रक्चर, और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपांशन या मॉडर्नाइजेशन। यह डायरेक्ट लोन्स के थ्रू काम करता है, टेकआउट फाइनेंस के थ्रू, जिसमें कंपनी के शॉर्टर ड्यूरेशन लोन को एक नए लॉन्गर ड्यूरेशन लोन से रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट पर अर्ली रीपेमेंट का प्रेशर न आए, और रीफाइनेंस प्लस क्रेडिट एनहांसमेंट के थ्रू, जिसमें IIFCL एक क्रेडिट गारंटी देकर बोरोअर की क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ाता है, जिससे उस बोरोअर के लिए कहीं और से फंड्स जुटाना सस्ता हो जाता है। फिर 2021 में आया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल (NBFID), बुनियादी अवसंरचना और विकास के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक, जिसे हम अभी थोड़ी देर में पूरी तरह कवर करेंगे। पहले एक क्वेश्चन जो इसी DFI टाइमलाइन को टेस्ट करता है, यह प्रीलिम्स से नहीं बल्कि EPFO एग्जाम से था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रीलिम्स स्टाइल है। EPFO 2025 निम्नलिखित में से कौन सी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत में 1950S और 1960S के बीच सेटअप हुई थीं? 1. IFCI 2, ICICI 3, IDBI 4, NBFID
आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 3 ओनली। IFCI 1948 में आया, ICICI 1955 में और IDBI 1964 में। ये सब उसी विंडो में आते हैं, जबकि NaBFID एक 21st सेंचुरी की क्रिएशन है जो सिर्फ 2021 में जन्मा। हैंडआउट आगे एक टॉपिक फ्लैग करता है जिसे यह बैड बैंक कहता है। यह नार्कल IDRCL स्ट्रक्चर का शॉर्ट हैंड है। नार्कल है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और IDRCL है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। साथ मिलकर ये इंडिया का बैड बैंक अरेंजमेंट बनाते हैं जो बड़े स्ट्रेस्ड लोन्स को कमर्शियल बैंक्स की बुक्स से हटाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो बैंक्स पुराने बैड डेब्ट्स संभालने के बजाय वापस फ्रेश मनी लेंड करने पर लौट सकें। हैंडआउट खुद इसका पूरा डिटेल अलग बैड लोन्स टॉपिक में देखने को कहता है, इसलिए हम यहाँ इसे रिपीट नहीं करेंगे। बस नार्कल IDRCL पेयरिंग को इंडिया का बैड बैंक के लिए अपना एंकर फ्रेज बना लीजिए, क्योंकि बैड लोन रेजोल्यूशन बार बार प्रीलिम्स थीम के तौर पर आता रहता है। अब एक अलग कैटेगरी की बात करते हैं जिसे कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFI, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। ये स्पेशलाइज्ड सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं। हर एक अपने खुद के डेडिकेटेड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। 4 क्लासिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छे से याद होने चाहिए। एग्जिम बैंक, जो जनवरी 1982 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए, आयात निर्यात के लिए सेटअप हुआ था। नबार्ड भी 1982 में ही जुलाई में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, कृषि और गांव विकास के लिए। NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में हाउसिंग के लिए, गृह बटा आवास निर्माण। और सिडबी 1990 में स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे उद्योगों के विकास के लिए। एक 5वां AIFI बाद में ऐड हुआ था, जिसकी बात हम जल्दी ही करेंगे। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन्ड है और इसका काम है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, यानी इंडिया के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को लोन्स और फॉरेन करेंसी सपोर्ट देकर मदद करना। नबार्ड की ओनरशिप हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। RBI ओरिजिनली इसमें माइनॉरिटी स्टेक रखता था, लेकिन 2018 में वो स्टेक ट्रांसफर हो गया, जिससे नबार्ड 100% गवर्नमेंट ओन्ड बन गया। नबार्ड का रोल है कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स RRBs पर रेगुलेटरी सुपरविजन करना, साथ ही फार्मर्स और आर्टिसंस को इनडायरेक्ट रीफाइनेंस देना। मतलब नबार्ड किसी फार्मर को सीधे लोन नहीं देता, बल्कि उस इंस्टीट्यूशन को रीफाइनेंस करता है जिसने फार्मर को लोन दिया था। नबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF भी चलाता है। NHB ओरिजिनली 100% खुद RBI के ओन्ड था, लेकिन 2019 में RBI ने अपना पूरा स्टेक सरकार को बेच दिया, इसलिए अब NHB पूरी तरह गवर्नमेंट ओन्ड है। NHB बैंक्स और NBFCs को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करता है और रेजिडेक्स इंडेक्स चलाता है, जो पूरे इंडिया में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइसेस ट्रैक करता है। सिडबी ओरिजिनली IDBI की एक फुली ओन्ड सब्सिडरी थी, हालांकि इसकी शेयर होल्डिंग बाद में दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे SBI और LIC के पास चली गई। सिडबी एक क्रेडिट गारंटी फंड और स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड SEDF चलाता है और उद्यमिमित्र.in पोर्टल चलाता है, जो मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स के थ्रू छोटे एंटरप्रेन्योर्स तक लोन्स पहुंचाता है। एक क्रूशल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, AIFIs टेक्निकल सेंस में बैंक्स नहीं होते, क्योंकि ये जनता से डायरेक्ट डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। यही सबसे बड़ी चीज है जो एक AIFI को कमर्शियल बैंक से अलग करती है। RBI हर AIFI का रेगुलेटर है और बासेल नॉर्म्स इन पर भी अप्लाई होते हैं। हालांकि RBI के पास यह फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो AIFIs के लिए रेगुलर बैंक्स से अलग स्लैब्स, फॉर्मूलास या डेडलाइंस प्रिस्क्राइब कर सके। यहाँ 2 यूजफुल FAQs हैं। पहला, क्या इससे फर्क पड़ता है कि नबार्ड को गवर्नमेंट ओन्ड कहा जाए या RBI ओन्ड? हाँ, शेयर होल्डर्स वोटिंग के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं।
और शेयर होल्डर्स को ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड्स मिलते हैं। तो ओनरशिप यह डिसाइड करती है कि बोर्ड पर कंट्रोल किसका है और प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है, और यही वजह है कि 2018 में नबर्द की ओनरशिप का आरबीआई से सरकार में शिफ्ट होना एक रियल चेंज था, कोई पेपर वर्क फॉर्मेलिटी नहीं। दूसरा एफएक्यू, ओनर और रेगुलेटर में क्या फर्क है। क्लासिक एग्जाम्पल, सरकार पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की ओनर है, लेकिन सरकार पीएनबी के बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट नहीं करती, आरबीआई करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मिली पावर्स का इस्तेमाल करके। ओनरशिप इस बारे में है कि इक्विटी किसके पास है और प्रॉफिट कौन कमाता है, रेगुलेशन इस बारे में है कि रूल्स कौन बनाता है और लागू करवाता है। एक बैंक गवर्नमेंट ओन्ड हो सकता है, फिर भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को आंसरेबल रह सकता है, और यही डिस्टिंक्शन यूपीएससी का फेवरेट तरीका है यह चेक करने का कि आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की असली समझ है या सिर्फ रट्टा लगाया है। प्रीलिम्स 2013 ग्रामीण हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस कौन देता है। 1. रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज। 2. नबर्द। 3. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। आंसर है 1 and 3 ओनली, यानी आरआरबीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ग्रामीण हाउस होल्ड्स को डायरेक्टली लेंड करते हैं, लेकिन नबर्द नहीं करता। जैसा हमने अभी देखा, नबर्द का रोल है उन इंस्टीट्यूशंस को इनडायरेक्ट रीफाइनेंस देना जो फार्मर्स और आर्टिसंस को लेंड करते हैं, हाउस होल्ड को डायरेक्ट लेंडिंग नहीं। यह क्वेश्चन नबर्द रीफाइनेंस वर्सेस डायरेक्ट लेंडिंग वाले डिस्टिंक्शन का, जो ऊपर कवर किया गया, लगभग परफेक्ट टेस्ट है। प्रीलिम्स 2004 सही स्टेटमेंट एस पहचानिए। एनएचबी, जो इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस की एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई की एक होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में सेटअप हुआ था। बी सिडबी, आईडीबीआई की एक होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में स्थापित हुई थी। आंसर है ए और बी दोनों सही हैं, बिल्कुल वही मैचिंग जो हमने कवर किया। एनएचबी शुरुआत में पूरी तरह आरबीआई की सब्सिडरी थी, फिर 2019 में ओनरशिप सरकार के पास चली गई, और सिडबी शुरुआत में पूरी तरह आईडीबीआई की सब्सिडरी थी, फिर बाद में इसके शेयर्स एसबीआई, एलआईसी और दूसरों में फैल गए। दोनों स्टेटमेंट्स ओरिजिनल सेटअप डिस्क्राइब करते हैं, न कि करंट ओनरशिप। यह एक क्लासिक यूपीएससी फ्रेजिंग ट्रिक है जिसे नोटिस करना जरूरी है। नाबी एफआईडी यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट 2021 में एक डेडिकेटेड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सेटअप हुआ था। सरकार ने कानून द्वारा बुनियादी ढांचे और विकास के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक बनाया था, जिसकी इनिशियल कैपिटल 20,000 रुपए करोड़ थी। यह आरबीआई, सरकार, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक से भी फंडिंग लेता है, और मार्केट में अपने खुद के बॉन्ड्स इशू करके भी पैसा जुटाता है। नाबी एफआईडी ने 3 साल में 5 लाख करोड़ के लोन्स डिसबर्स करने का कमिटमेंट किया है, खासकर इंडिया के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नेप को सपोर्ट करने के लिए। यह सरकार की रोड्स, रेलवेज, पावर वगैरह की मेगा प्रोजेक्ट लिस्ट है। इसके चेयरमैन हैं केवी कामत और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। भले ही नाबी एफआईडी एक डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करता है, फिर भी इसका रेगुलेटर आरबीआई ही है। 2022 में आरबीआई ने फॉर्मली ऑर्डर किया कि नाबी एफआईडी को एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ट्रीट किया जाए, जिससे यह 5वां एआईएफआई बन गया। एग्जिम बैंक, नबर्द, एनएचबी और सिडबी के साथ जुड़कर रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान एआईएफआई का दर्जा दिया गया है। यह एआईएफआई स्टेटस इसलिए मैटर करता है क्योंकि यह नाबी एफआईडी को उसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में प्लग करता है, आरबीआई की ओवरसाइट, साथ में बासिल लिंक्ड नॉर्म्स एडजस्ट करने की आरबीआई की फ्लेक्सिबिलिटी, जो बाकी 4 इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करता है। नाबी एफआईडी के पास एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और एक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव दोनों हैं, वित्तीय उद्देश्य तथा विकास उद्देश्य। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड या इन्वेस्ट करना, साथ ही उन्हीं प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना
यह फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन्स देता है जिनकी टेन्योर 15 से 25 साल तक लंबी होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की टिपिकली लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड से मैच करती है। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव थोड़ा सॉफ्टर है। NABFID का मकसद है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेट करना, यानी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इकोसिस्टम के लिए एक कोऑर्डिनेशन हब की तरह काम करना, सिर्फ एक लेंडर की तरह नहीं। एक छोटी लेकिन एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट कैटेगरी है प्राइमरी डीलर्स यानी पीडी, प्राथमिक विक्रेता। ये एंटिटीज प्राइमरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में काम करती हैं। ये आरबीआई से सीधे उसके इकुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्रेश G-SECs खरीदती हैं और फिर उन्हें सेकेंडरी मार्केट में आगे बेच देती हैं, यानी इफेक्टिवली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह काम करती हैं। 20 से थोड़े ज्यादा आरबीआई लाइसेंस्ड प्राइमरी डीलर्स हैं और उनमें से करीब 14 खुद बैंक्स ही हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC, SBI और कोटक जैसे नाम इस लिस्ट में आते हैं। हालांकि हैंडआउट साफ कहता है कि एग्जाम के लिए एग्जैक्ट नंबर्स मैटर नहीं करते, कॉन्सेप्ट और इकुबेर मैकेनिज्म मैटर करते हैं। एक रिलेटेड बात याद रखने लायक है, सिर्फ लाइसेंस्ड प्राइमरी डीलर्स ही नहीं बल्कि ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आरबीआई से सीधे G-SECs खरीद सकते हैं, बस उन्हें एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट यानी RDG अकाउंट खोलना होता है। इस रिटेल एक्सेस राउट को डीपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट्स वाले टॉपिक में ज्यादा डिटेल में कवर किया गया है, लेकिन यहाँ ये समझना यूजफुल है कि जो काम प्राइमरी डीलर्स होलसेल लेवल पर करते हैं वही रिटेल लेवल पर ये राउट करता है। अब बात करते हैं इस पूरे टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन टेबल की, कमर्शियल बैंक्स वर्सेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। सुपरविजन की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स सिर्फ आरबीआई को जवाबदेह होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। NBFCs का कोई एक सिंगल रेगुलेटर नहीं होता, ये टाइप पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को SCBI सुपरवाइज करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI और बाकी सबको RBI कवर करता है। एंट्री कैपिटल भी बहुत अलग होता है। एक कमर्शियल बैंक को शुरू होने के लिए 500 रुपए करोड़ चाहिए, जबकि NBFCs के लिए ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के हिसाब से अलग अलग कैपिटल नॉर्म्स होते हैं, कोई एक यूनिफॉर्म थ्रेशहोल्ड नहीं है। स्केल की बात करें तो इंडिया में अभी 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शामिल है। 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, 39 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। इस कैटेगरी में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स भी आते हैं और 44 फॉरेन बैंक्स हैं। NBFCs की टोटल संख्या करीब 10,190 है, लेकिन इनमें से सिर्फ 108 ही डिपॉजिट टेकिंग हैं, बाकी सब नॉन डिपॉजिट टेकिंग हैं, जिन्हें अक्सर ND कहा जाता है। डिपॉजिट टेकिंग वर्सेस नॉन डिपॉजिट टेकिंग का ये फर्क NBFC यूनिवर्स की सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, क्योंकि इस टेबल के लगभग बाकी सारे रूल्स इसी पर डिपेंड करते हैं। डिपॉजिट्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वो चेकेबल टाइप होते हैं, जैसे सेविंग्स या करंट अकाउंट, जिन्हें कभी भी विथड्रॉ किया जा सकता है। पेमेंट बैंक्स इसमें पार्शियल एक्सेप्शन हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे टाइम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सारे बैंक डिपॉजिट्स डिकॉज एक्ट के तहत इंश्योर्ड होते हैं। NBFCs पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिर्फ NBFC डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज यानी NBFCD ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, और वो भी सिर्फ टाइम डिपॉजिट्स, कभी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं। बजाज फाइनेंस इसका एक कॉमन NBFCD एग्जाम्पल है। और सबसे क्रिटिकल बात, NBFC डिपॉजिट्स डिकॉज एक्ट के तहत इंश्योर्ड नहीं होते, इसलिए अगर कोई NBFCD फेल हो जाए तो वो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला सेफ्टी नेट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता, जो बैंक डिपॉजिटर्स को मिलता है। सिर्फ बैंक्स ही चेकबुक्स और डेबिट कार्ड्स इश्यू कर सकते हैं, NBFCs इनमें से कोई भी इश्यू नहीं कर सकती।
लेकिन क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों के लिए ये यस है। इस रीसेंट एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड रिफॉर्म को हम अगले सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि आरबीआई ने 2022 में इन रूल्स को काफी हद तक लूजन कर दिया था। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करें तो बैंक्स को सीआरआर और एसएलआर दोनों मेंटेन करने होते हैं। एनबीएफसीज के साथ ज्यादा लीनियंटली ट्रीट किया जाता है। एसएलआर सिर्फ एनबीएफसीडी पर लागू होता है और उसमें भी आरबीआई बैंक्स से अलग स्लैब्स या फॉर्मूलास सेट कर सकता है। सीआरआर तो किसी भी टाइप के एनबीएफसी पर लागू ही नहीं होता। बासेल नॉर्म्स बैंक्स पर पूरी तरह लागू होते हैं। एनबीएफसीज के लिए बासेल स्टाइल नॉर्म्स 108 एनबीएफसीडी कंपनीज पर और साथ ही 276 एनबीएफसीएनडीसी कंपनीज पर लागू होते हैं। ये वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं जो सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट हैं, यानी जिनके एसेट्स 500 रुपए करोड़ से ज्यादा हैं, जैसे एलटी फाइनेंस और चोलामंडलम। फिर से आरबीआई एनबीएफसीज के लिए बैंक से अलग स्लैब्स, नॉर्म्स या डेडलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकता है। ग्राहक का पैसा किधर निवेश करते हैं, इसकी बात करें तो बैंक्स डिपॉजिटर्स का पैसा सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं जा सकते। एनबीएफसीज को इसमें काफी ज्यादा फ्रीडम है। ये क्लाइंट का पैसा सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं। लोन इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो बैंक्स को समय समय पर आरबीआई की प्रिस्क्राइब्ड मेथडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है। पहले बीपीएलआर, फिर एमसीएलआर और अब इंक्रीजिंगली एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट्स, जबकि एनबीएफसी इंटरेस्ट रेट्स बस उनके बिजनेस की नेचर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसमें कोई सिंगल आरबीआई मैंडेटेड फॉर्मूला नहीं है। लोन रिकवरी की बात करें तो बैंक्स को पावरफुल सरफेसी एक्ट की पावर्स मिली हुई हैं, जिससे वो बिना लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के किसी डिफॉल्टर का कोलैटरल सीज करके बेच सकते हैं। एनबीएफसीज में से सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ही सरफेसी पावर्स दी गई हैं। हर एनबीएफसी टाइप को ये टूल नहीं मिलता। और कंप्लेंट्स की बात करें तो बैंक कस्टमर्स आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समन या बैंक के अपने इंटरनल ओम्बड्समन के पास जा सकते हैं, जबकि एनबीएफसी कस्टमर्स के लिए एक अलग डेडिकेटेड आरबीआई ओम्बड्समन फॉर एनबीएफसीज होता है। दोनों स्कीम्स को इंश्योरेंस वाले हैंडआउट में ज्यादा डिटेल में कवर किया गया है। प्रीलिम्स 2010 में ये टेबल डायरेक्टली टेस्ट किया गया था। एनबीएफसीज के बारे में दो स्टेटमेंट्स पर विचार करें। एक, ये गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज की एक्विजिशन में एंगेज नहीं कर सकती। दो, ये सेविंग्स अकाउंट जैसे डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इनमें से कौन सा से सही है? आंसर है सिर्फ स्टेटमेंट 2। एनबीएफसीज पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। एनबीएफसीज वाकई डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ टाइम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, वो भी तभी जब वो एनबीएफसीडी हो। यही डिपॉजिट रूल ऊपर भी कवर किया जा चुका है। एक और क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स से नहीं बल्कि सीडीएस 2013 से है और यही बेसिक्स टेस्ट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज टू, आंसर है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और क्रेडिट प्रोवाइड करना। ये सुनने में ऑलमोस्ट बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन यूपीएससी कभी कभी एक इजी क्वेश्चन डाल देता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशनल क्वेश्चन को ओवरथिंक तो नहीं कर रहे। बैंकिंग अपने कोर में एग्जैक्टली यही ट्विन फंक्शन है, डिपॉजिट्स मोबिलाइज करना और उन्हें क्रेडिट में चैनल करना। एक स्पेसिफिक एनबीएफसी पावर को 2022 में मेजर अपग्रेड मिला, क्रेडिट कार्ड्स इशू करने की पावर। इस रिफॉर्म से पहले एनबीएफसीज सिर्फ को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स ही इशू कर सकती थीं, यानी किसी बैंक पार्टनर के साथ टाई अप करके। क्लासिक एग्जाम्पल है बजाज फिनसर्व क्रेडिट कार्ड, जो आरबीएल बैंक की मदद से इशू होता था। एनबीएफसीज अपनी प्योरली ओन कैपेसिटी में बिना किसी बैंक को ब्रांडिंग के कार्ड इशू नहीं कर सकती थीं।
और वो मास्टर कार्ड, वीजा या रुपाई जैसे कार्ड पेमेंट गेटवेज के साथ भी डायरेक्टली टाई अप नहीं कर सकती थीं। इसके लिए भी बीच में एक बैंक होना जरूरी था। 2022 के रिफॉर्म के बाद को ब्रांड राउट अब भी एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, लेकिन दो नए रास्ते खुल गए। अब NBFCs प्योरली अपनी ओन कैपेसिटी में क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकती हैं, बिना किसी बैंक पार्टनर की जरूरत के। और अब NBFCs मास्टर कार्ड, वीजा और रुपाई जैसे कार्ड पेमेंट गेटवेज के साथ डायरेक्टली टाई अप कर सकती हैं, यानी उस लिंक से बैंक पूरी तरह बाहर हो गया है। ये एक बड़े RBI ट्रेंड में फिट बैठता है, जिसमें वेल कैपिटलाइज्ड NBFCs को ज्यादा बैंक लाइक ऑपरेशनल फ्रीडम दी जा रही है, जबकि डिपॉजिट टेकिंग और कुछ और कोर प्रिविलेजेस अभी भी सिर्फ एक्चुअल बैंक्स के लिए रिजर्व्ड रखे गए हैं। आखिर में RBI जिन NBFCs को रेगुलेट करता है, उन्हें फंक्शनल कैटेगोरीज में क्लासिफाई करता है, इस आधार पर कि वो किस तरह के लेंडिंग में स्पेशलाइज करती हैं। और हैंडआउट साफ कहता है कि यहाँ हर कंपनी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। एक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी मुख्य रूप से कस्टमर्स को एसेट्स या मशीनरी खरीदने में मदद करती है, जैसे ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स और इसी तरह की हैवी इक्विपमेंट। इसका एग्जाम्पल है SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन फाइनेंस कंपनी जो अक्सर बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL मॉडल के साथ ओवरलैप करती है। कस्टमर्स को TVS, फ्रिजेस, मोबाइल फोन्स और ACS जैसी चीजें इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी EMI स्ट्रक्चर के थ्रू खरीदने में मदद करती है। यहाँ एग्जाम्पल्स हैं बजाज फिनसर्व, फ्लेक्सपे और जेस्टपे। तीसरी कैटेगरी है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो दूसरी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है। इसका एक एग्जाम्पल है टाटा कैपिटल। और ये कैटेगरी RBI रेगुलेटेड NBFCs की कुछ और फंक्शनल टाइप्स के साथ इस टॉपिक के अगले पार्ट में कंटिन्यू होगी। चलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अलग अलग फ्लेवर्स को मैप करना जारी रखते हैं। सबसे पहले है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसे CIC कहा जाता है। इसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, जिससे हम इसी हैंडआउट में आगे एक अलग CIC के तौर पर मिलेंगे। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एसेंशियली एक होल्डिंग कंपनी टाइप की NBFC होती है। इसका बिजनेस मॉडल अपनी ही ग्रुप कंपनीज के शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के इर्द गिर्द घूमता है, आम जनता को लेंडिंग देने के बजाय। हैंडआउट में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हैं रिलायंस कैपिटल और IL&FS, जिसका पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। IL&FS एक हाउस होल्ड नेम बन गया, लेकिन गलत रीजंस के लिए ये गंभीर कंट्रोवर्सी में फंस गया, क्योंकि ये अपने लेंडर्स को ड्यू इंटरेस्ट वापस नहीं चुका पाया। और इस डिफॉल्ट ने आखिरकार पूरे NBFC सेक्टर में एक लिक्विडिटी क्राइसिस को ट्रिगर कर दिया। IL&FS की पूरी NPA एंगल वाली स्टोरी आपको अलग NPA हैंडआउट में पिलर 1B1 के तहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज यानी IFC और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स यानी IDF की ओर। ये दोनों हाईवेज, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए होते हैं, बुनियादी अवसंरचना के लिए दीर्घ अवधि के लोन। IFC का एक क्लासिक एग्जाम्पल है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी REC। IDF की तरफ देखें तो LT IDF, कोटक IDF और IDFC IDF हैं। एक यूजफुल क्लैरिफिकेशन, IDFC IDF, IDFC फर्स्ट जैसी एंटिटी नहीं है, जिसके पास प्राइवेट सेक्टर बैंक का बिल्कुल अलग लाइसेंस है। सिर्फ नाम मिलते जुलते होने की वजह से NBFC आर्म को बैंकिंग आर्म के साथ मिक्स मत कीजिए। फिर आती हैं एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनीज यानी आर्क्स। इनका काम है बैंक्स और दूसरी NBFCs से बैड लोन्स यानी NPAs खरीदना और फिर उन लोन्स के पीछे मौजूद अंडरलाइंग एसेट्स से जितनी भी वैल्यू रिकवर या सैल्वेज हो सके उसे निकालने की कोशिश करना। इन्हें बैंकिंग सिस्टम के बैड डेब्ट्स के लिए क्लीन अप क्रू समझिए। एक वेल नोन एग्जाम्पल है अनिल अंबानी की रिलायंस आर्क। ये कंपनीज आपकी NPA रेजोल्यूशन की समझ के लिए मैटर करती हैं। जब कोई बैंक खुद कोई लोन रिकवर नहीं कर पाता
तो उसे किसी आर्क को बेच देना स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन राउट्स में से एक है। फैक्टरिंग कंपनीज किसी क्लाइंट को उसके इनवॉइसेस या अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म पैसा देती हैं, यानी जिस बिजनेस को उसके अपने कस्टमर्स से पैसा मिलना बाकी है वो उन अनपेड इनवॉइसेस को प्लेज करके फैक्टरिंग कंपनी से तुरंत कैश ले सकता है। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर IFCI फैक्टर्स दिया गया है। एग्जाम में कभी कभी फैक्टरिंग की बेसिक डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, तो याद रखिए ये रिसीवेबल्स के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, ना कि फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट कोई लॉन्ग टर्म लोन। गोल्ड लोन कंपनीज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा नाम से लगता है, यानी NBFCs जो गोल्ड ज्वेलरी को कोलैटरल रखकर पैसा लेंड करती हैं। इसमें मुथूट फाइनेंस और मनाप्पुरम गोल्ड दो बड़े हाउस होल्ड नेम्स हैं। एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी पॉइंट ये है, RBI ये डिसाइड करता है कि इन कंपनीज को कौन सा लोन टू वैल्यू रेशियो यानी LTV फॉलो करना है। मतलब RBI ये कैप लगाता है कि गोल्ड की वैल्यू का कितना परसेंटेज एक्चुअली लोन के तौर पर दिया जा सकता है, ताकि ओवर लेंडिंग से बचा जा सके। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होम लोन्स देती हैं, DHFL और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ एक रेगुलेटरी हिस्ट्री वाला पॉइंट याद रखने लायक है, क्योंकि इस पर एक पुराना PYQ आ चुका है। RBI हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को 2019 से ही रेगुलेट कर रहा है। उससे पहले एक अलग बॉडी जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB कहा जाता था, इनकी रेगुलेटर हुआ करती थी। तो अगर कोई ओल्ड स्टाइल क्वेश्चन पूछे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, तो आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस एरा का है। 2019 के बाद के लिए आंसर RBI है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी MFIs सूक्ष्म वित्त संस्थान वो NBFCs हैं जो गरीबों को फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो इंश्योरेंस छोटे स्केल पर। ये कैटेगरी 2010 में फॉर्मली बनाई गई थी, जब RBI की YH मैलगम कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी, जिससे एक अलग NBFC MFI क्लासिफिकेशन बनी। याद रखने लायक एग्जाम्पल्स में वेस्ट बंगाल से बंधन शामिल है, जिसने बाद में अलग से एक फुल प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइसेंस हासिल किया। अहमदाबाद से दिशा, जिसने अलग से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस लिया, और आंध्र प्रदेश से SKS, उत्तर प्रदेश से कैशपोर और कर्नाटक से उज्जीवन। यहाँ एक पैटर्न नोटिस कीजिए, कई सक्सेसफुल MFIs आगे चलकर पूरी तरह के बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में ग्रेजुएट हो गयी। MFI का कोर प्रोडक्ट माइक्रो क्रेडिट है, गरीब बोरोवर्स को बिना कोलैटरल के दिए गए छोटे लोन्स, क्योंकि इन बोरोवर्स के पास आमतौर पर प्लेज करने के लिए कोई एसेट्स नहीं होते। RBI यहाँ प्राइमरी रेगुलेटर है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी कुछ एडिशनल रेगुलेटरी टच पॉइंट्स हैं, हालांकि उस रोल की डिटेल्स आपकी प्रीलिम्स प्रेप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई हाउस होल्ड किसी MFI से तभी बोरो कर सकता है जब उसकी एनुअल इनकम रूरल एरियाज में ₹1.25 लाख और अर्बन एरियाज में ₹2 लाख से ज्यादा ना हो। और एक बोरोइंग कैप भी है, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल किसी MFI से ₹1.25 लाख से ज्यादा बोरो नहीं कर सकता। इस स्पेस में सेल्फ रेगुलेशन के लिए RBI ने माइक्रो फाइनेंस के लिए 2 सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी SROs को रिकॉग्नाइज किया है, MFIN जिसे 2014 में रिकॉग्नाइज किया गया और साधन जिसे 2024 में रिकॉग्नाइज किया गया। ये दोनों नाम और ईयर्स याद रखिए, क्योंकि RBI का SROs का इस्तेमाल कई NBFC और फिनटेक सबसेक्टर्स में बार बार आने वाला थीम है, जैसा हम आगे देखेंगे। माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा एक और नाम है मुद्रा, जिसे 2015 में सेटअप किया गया था। मुद्रा एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है जो सिडबी के अंडर आती है, और ये PM मुद्रा योजना स्कीम के थ्रू माइक्रो एंटरप्राइजेस को इनडायरेक्ट लोन्स देती है। मतलब मुद्रा खुद फाइनल बोरोवर को सीधे लोन नहीं देती, बल्कि दूसरे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फंड्स चैनल करती है।
मुद्रा की पूरी पिक्चर आपको पिलर 1D के अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले हैंडआउट में मिलेगी। मनी चेंजर्स, जिन्हें फॉरेन करेंसी के लिए ऑथराइज्ड डीलर्स या एड्स भी कहा जाता है, क्लाइंट्स को फॉरेन करेंसीज खरीदने और बेचने में मदद करती हैं, जैसे रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना। ऑपरेट करने के लिए इन्हें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा के अंडर RBI से लाइसेंस लेना होता है। और एक ध्यान देने लायक डिटेल ये है, ये एडी लाइसेंस सिर्फ NBFCs तक ही सीमित नहीं है, बैंक्स और NBFCs दोनों इसे RBI से ले सकते हैं। फिर एक कैच ऑल कैटेगरी है जिसे रेसिजुरी NBFCs अवशिष्ट कहते हैं, जो बिल्कुल नाम जैसा ही है। कोई भी NBFC जो SCBI, IRDAI या PFRDA जैसे किसी और स्पेसिफिक रेगुलेटर से रेगुलेट नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली RBI के परव्यू में आ जाती है। ये RBI का तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि कोई भी NBFC बिना रेगुलेट हुए बचकर ना निकल जाए। अब एक PYQ जो ये टेस्ट करता है कि माइक्रो फाइनेंस एक्चुअली में क्या क्या कवर करता है, इसकी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है। प्रीलिम्स 2011 निम्नलिखित में से कौन सी सर्विसेज माइक्रो फाइनेंस के अंडर दी जाती हैं? क्रेडिट फैसिलिटीज, सेविंग्स फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज और फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज। सही कॉम्बिनेशन चुनिए। आंसर ऑप्शन डी, चारों। ये कई स्टूडेंट्स को सरप्राइज करता है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस को अक्सर सिर्फ छोटे कोलैटरल फ्री लोन्स समझा जाता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर इसके सर्विस बास्केट को उससे ब्रॉडर मानता है, यानी क्रेडिट, सेविंग्स, इंश्योरेंस और फंड ट्रांसफर या रिमिटेंस सर्विसेज सब मिलाकर, जो उसी बात से मैच करता है जो हमने अभी MFIs के बारे में देखा था कि वो माइक्रो क्रेडिट के साथ साथ माइक्रो सेविंग्स और माइक्रो इंश्योरेंस भी ऑफर करती हैं। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग मगर लगातार इम्पोर्टेंट होते जा रहे जोन की तरफ, फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज प्रौद्योगिकी की मदद से पारंपरिक वित्तीय लेन देन आदि की क्रियाओं को बेहतर बनाता है। ये वो फर्म्स हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मनी ट्रांसफर्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लोन्स, शेयर मार्केट ट्रेडिंग और भी बहुत कुछ के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस देती हैं। यहाँ एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट एंगल टेक्नोलॉजी खुद नहीं है, बल्कि ये है कि हर तरह के फिनटेक प्लेयर को कौन रेगुलेट करता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगोरीज अलग अलग रेगुलेटर्स के अंडर आती हैं और यही मैपिंग एग्जाम में टेस्ट होती है। पहला P2P यानी पीयर टू पीयर लेंडर्स, जिन्हें RBI डायरेक्टली रेगुलेट करता है। इन्हें ऐसे समझिए जैसे सेकंड हैंड गुड्स की जगह लोन्स के लिए कोई OLX या क्विकर हो। ये प्लेटफॉर्म्स बस उन लोगों को जोड़ते हैं जिन्हें पैसा बोरो करना है, उन लोगों से जो पैसा लेंड करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल्स में Faircent.com, Cashkumar.com और CRED Mint शामिल हैं। आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल की बारीकियां याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि P2P लेंडिंग एक कैटेगरी के तौर पर RBI रेगुलेटेड है। दूसरा, अकाउंट एग्रीगेटर्स यानी AS। ये एंटिटीज कस्टमर के फाइनेंशियल एसेट्स की इंफॉर्मेशन मैनेज करती हैं और उस कंसोलिडेटेड डेटा को या तो कस्टमर को खुद दिखाती हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी को, जैसे कोई लोन प्रोवाइडर, क्रेडिट रेटिंग कंपनी या ऐप, यानी ये कस्टमर की कंसेंट से एक सिक्योर डेटा शेयरिंग पाइप की तरह काम करती हैं। 2018 में RBI ने ऐसी 5 कंपनीज को लाइसेंस दिया, जिनमें नेसेल और कुकीजर शामिल हैं। तीसरा, लोन एग्रीगेटर्स, लोनअड्डा.com, मनीटैप.com, लोन बाजार और पैसा बाजार जैसे पोर्टल्स, जो आपको अलग अलग लेंडर्स में लोन्स कंपेयर करने और शॉप करने में मदद करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अक्सर बैंक्स और NBFCs के आउटसोर्स्ड सेल्स एजेंट्स की तरह काम करते हैं, लेकिन एक जेन्युइन चैलेंज सामने आया है। जब कुछ गलत होता है तो कस्टमर्स को कंप्लेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल में दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता कि बैंक, NBFC या एग्रीगेटर ऐप में से रिस्पॉन्सिबल कौन है। यहाँ तक कि गूगल पे भी लोन रिलेटेड फीचर्स डेवलप कर रहा है।
और आरबीआई ने इस ट्रेंड पर अपनी डिस्प्लेजर जाहिर की है और अभी अकाउंटेबिलिटी गैप ठीक करने के लिए रूल्स पर काम कर रहा है। चौथा, पेमेंट एग्रीगेटर्स, जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी देकर सेलर्स को बायर्स से पेमेंट्स एक्सेप्ट करने में मदद करते हैं। रेजर पे इसका गो टू एग्जाम्पल है। कोई सेलर रेजर पे पर अकाउंट खोलता है, रेजर पे का कोड या पेमेंट लिंक अपनी वेबसाइट में एम्बेड करता है और फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जियो मनी, मोबाइल क्विक और एयरटेल मनी जैसे यूपीआई लिंक वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है। पांचवा और आखिरी, फोन पे, मोबाइल क्विक और पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट ऐप्स। इन्हें आप पिलर 1 के डिजिटल पेमेंट्स सब टॉपिक में पहले ही डेप्थ में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ वही बात दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सारा फिनटेक आरबीआई के अंडर नहीं आता। कुछ कैटेगरीज पूरी तरह से दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स से रेगुलेट होती हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा और ग्रो, जो क्लाइंट्स को एप्स या वेब पोर्टल्स के थ्रू ऑनलाइन शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने बेचने में मदद करते हैं, एससीबीआई से रेगुलेट होते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटीज मार्केट में ऑपरेट करते हैं। इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स जैसे policybazaar.com, जो कस्टमर्स को अलग अलग कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसीज ढूंढने और कंपेयर करने में मदद करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI से रेगुलेट होते हैं। जहां तक PFRDA के अंडर पेंशन स्पेस में काम करने वाली फिनटेक कंपनीज की बात है, उस कैटेगरी में अभी तक कुछ खास न्यूज़वर्दी या एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, तो वहां एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने डिजिटल लेंडर्स के लिए एक नीट 3-वे क्लासिफिकेशन भी बनाई है, इस आधार पर कि उन्हें कौन रेगुलेट करता है। ग्रुप 1 में वो एंटिटीज आती हैं जो ऑनलाइन लोन्स देती हैं और डायरेक्टली आरबीआई से रेगुलेट होती हैं। इसमें बैंक्स और P2P लेंडर्स शामिल हैं। ग्रुप 2 में वो एंटिटीज आती हैं जो ऑनलाइन लोन देती हैं लेकिन आरबीआई की जगह किसी और बॉडी से रेगुलेट होती हैं, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स जो एससीबीआई से रेगुलेट होते हैं। ग्रुप 3 सबसे डेंजरस वाला है, वो एंटिटीज जो ऑनलाइन लोन्स देती हैं लेकिन किसी के भी द्वारा रेगुलेट नहीं होती। ये अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडर्स होते हैं, यानी बेईमान ऑपरेटर्स द्वारा चलाए जाने वाले प्रेडेटोरी एप्स। और यहाँ आरबीआई का अप्रोच साफ है, ऐप को बंद कराओ और लीगल एक्शन लो। आरबीआई समय समय पर डिजिटल लेंडिंग पर नई गाइडलाइंस जारी करता रहता है, लेकिन आपको हर सर्कुलर को डेली न्यूज की तरह ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। याद रखने लायक एक बात है, इन गाइडलाइंस का ब्रॉड थ्रस्ट ये ज्यादातर कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। प्रेडेटोरी रिकवरी प्रैक्टिसेस पर लगाम लगाना, चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी रखना और अनरेगुलेटेड प्लेयर्स को लेंडिंग बिजनेस से बाहर रखना। चलिए एक रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कई एनबीएफसी और फिनटेक कैटेगरीज में बार बार आता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी SRO। SRO एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अंदर से ही रेगुलेट करती है, यानी इंडस्ट्री खुद अपनी पॉलिसिंग करती है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट रेगुलेटर के आने का इंतजार करे। इसके ऑब्जेक्टिव्स में आमतौर पर ट्रांसपेरेंसी लागू करना, फेयर कंपटीशन सुनिश्चित करना, एथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, कंज्यूमर्स और वर्कर्स दोनों की सुरक्षा करना, मेंबर कंपनीज के बीच डिस्प्यूट्स सुलझाना और ट्रेनिंग व स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना शामिल है। एक अच्छी रियल वर्ल्ड एनालॉजी न्यूज इंडस्ट्री से आती है, जहां दो कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल्स एक साथ मौजूद हैं। प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1978 में ही पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाई गई थी। लेकिन डिजिटल न्यूज चैनल्स और प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल्स को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA ओवरसी करती है। और सबसे जरूरी बात, NBDA खुद प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स द्वारा बनाई गई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कोई गवर्नमेंट बॉडी, ना स्टैट्यूटरी बॉडी और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
यही कॉन्ट्रास्ट स्टैट्यूटरी रेगुलेटर बनाम इंडस्ट्री क्रिएटेड SRO बिल्कुल वही लॉजिक है जो RBI अब फिनटेक पर लागू कर रहा है। और वाकई 2024 में RBI ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी फेस को फिनटेक सेक्टर के लिए SRO के तौर पर फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। आखिर RBI को SROs की जरूरत ही क्यों है? 3 फायदे उभर कर आते हैं। पहला, इंडस्ट्री को फर्स्ट लेवल ओवरसाइट खुद संभालने देकर यह RBI का सुपरवाइजरी वर्कलोड घटाता है। दूसरा, यह RBI और बिखरी हुई ढेर सारी फिनटेक कंपनीज के बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक बना देता है। और तीसरा, यह डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, मिस सेलिंग, एथिकल कॉन्डक्ट और कंज्यूमर्स के लिए कंप्लेंट या ग्रीवेंस रिड्रेसल से जुड़े रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाने में मदद करता है। 2025 तक RBI ने 4 अलग अलग सेक्टर्स में SROs अप्रूव कर दिए हैं। इन चारों को साथ याद रखना अच्छा रहेगा क्योंकि यह एक क्लासिक टेबल स्टाइल PYQ सेटअप है। फिनटेक कंपनीज के लिए जैसे पैसा बाजार वह है फेस। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए जैसे रेजर पे और बिलडेस्क वह है SPRA यानी सेल्फ रेगुलेटेड PSO एसोसिएशन। NBFCs के लिए जनरली वह है FIDC यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वह है NUCFDC, जिससे आप इस हैंडआउट के कोऑपरेटिव बैंकिंग वाले हिस्से में पहले ही मिल चुके हैं। यह एक ऐसा डिस्टिंक्शन है जिसे एग्जाम टेस्ट करना बहुत पसंद करता है क्योंकि दोनों एंटिटीज सुनने में सिमिलर लगती हैं पर काम बिल्कुल अलग करती हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी CICs बनाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यानी CRAs। ध्यान दें, यह CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से बिल्कुल अलग चीज है जिसे हमने पहले इसी एक्रोनिम के तहत डिस्कस किया था। तो कॉन्टेक्स्ट को साफ साफ अलग रखिए। रेगुलेटर के हिसाब से CICs को RBI रेगुलेट करता है जबकि CRAs को SEBI रेगुलेट करता है। यह अकेला फैक्ट ही अपने आप में एक PYQ स्टेटमेंट बनने लायक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो CICs में सिबिल ट्रांसयूनियन, CRIF, हाई मार्क, एक्विफैक्स और एक्सपीरियन शामिल हैं। CRAs में बड़े ग्लोबल नेम्स शामिल हैं, स्टैंडर्ड पुअर्स और मूडीज, साथ ही इंडियन नेम्स जैसे क्रिसिल, केयर, ICRA, फिच रेटिंग्स इंडिया और स्मेरा। CRA से जुड़ा एक फैक्ट याद रखने लायक है, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया को SEBI ने मैल प्रैक्टिसेस की वजह से अपना ऑपरेशन बंद करने का आदेश दिया था। यह जानकारी काम आएगी अगर कोई PYQ स्टेटमेंट पूछे कि क्या ब्रिकवर्क एक जेन्युइन फंक्शनिंग इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। असली फंक्शनल डिफरेंस यह है कि किसका असेसमेंट किया जाता है। CICs इंडिविजुअल पर्सन्स की क्रेडिट वर्दिनेस और लोन रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करती हैं। यही वह सिबिल स्कोर है जो आप पर्सनल लोन लेने से पहले चेक करते हैं। दूसरी तरफ CRAs कंपनीज, NBFCs, गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का असेसमेंट करती हैं। ये इंडिविजुअल पर्सन्स को बिल्कुल भी रेट नहीं करती। आउटपुट का फॉर्मेट भी अलग है। CICs एक न्यूमेरिकल स्कोर देती हैं, जैसे सिबिल स्कोर जो 300 से 900 के बीच होता है, जबकि CRAs अल्फाबेटिकल ग्रेड सिंबल्स देती हैं, जैसे AAA, A- या D-। दोनों ही मामलों में बेहतर स्कोर या रेटिंग का मतलब है बोरोवर या इश्यूअर के लिए तेज लोन अप्रूवल और कम इंटरेस्ट रेट। अब वह PYQ देखते हैं जो सीधे इसी डिस्टिंक्शन पर बना है। प्रीलिम्स 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। 1. वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट होती हैं। 2. ICRA नाम से पॉपुलर एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 3. ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इनमें से कौन से सही हैं? आंसर स्टेटमेंट्स 2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन बी CRAs को SEBI रेगुलेट करता है, ना कि RBI, जिससे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। बिल्कुल वही रेगुलेटर डिस्टिंक्शन जो हमने अभी बनाया। CICs पर एक और तीखा फैक्चुअल पॉइंट,
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 दरअसल CICs को बोरोअर्स का डेटा उनकी कंसेंट के बिना कलेक्ट करने की इजाजत देता है। यह बात ज्यादातर लोगों को हैरान कर देती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विषय बन गया, जहां पिटिशनर्स ने आरोप लगाया कि CICs बिना कंसेंट के लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इलीगली कलेक्ट कर रही थीं और उस डेटा को दूसरों को बेच भी रही थीं, और मांग की कि CICs को बोरोअर का डेटा 7 साल बाद डिलीट करना अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को RBI का जवाब सीधा सा था, कानून खुद इस डेटा कलेक्शन की एक्सप्लिसिटली इजाजत देता है, इसलिए इस PIL के पास खड़े होने के लिए कोई लीगल आधार नहीं है। आखिर में उन NBFCs पर एक संक्षिप्त नजर जो RBI के बजाय SCBI के रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। इसका पूरा ट्रीटमेंट आपको पिलर 1C में मिलेगा, पर यहाँ बस एंट्री पॉइंट समझ लीजिए। स्टॉक ब्रोकर्स इसका सबसे साफ एग्जाम्पल हैं। वे क्लाइंट्स को उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज खरीदने बेचने में मदद करते हैं। यहाँ जाने पहचाने नाम हैं मोतीलाल ओसवाल, शेर खान इंडिया बुल्स और कार्बी। मुख्य रेगुलेटरी टेकअवे सीधा है, जैसे ही किसी NBFC का कोर बिजनेस लेंडिंग की बजाय सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग हो जाता है, रेलेवेंट रेगुलेटर SCBI बन जाता है, RBI नहीं। यह पैटर्न आप डिस्काउंट ब्रोकर्स, इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स और अब स्टॉक ब्रोकर्स में बार बार दोहराते देख चुके हैं। कमर्शियल बैंक्स और RBI रेगुलेटेड NBFCs से आगे फाइनेंशियल सिस्टम में और भी कई इंटरमीडियरीज का पूरा परिवार है, जिन्हें आपको प्रीलिम्स के लिए पहचानना आना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वेंचर कैपिटल फंड्स और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। शुरुआत एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से करते हैं, जो दिखाता है कि ब्रोकर रेगुलेशन क्यों मायने रखता है। कार्बी, जो कभी एक जानी मानी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी, क्लाइंट फंड्स और सिक्योरिटीज के मिसयूज के एक फ्रॉड में पकड़ी गई, जिसके बाद SCBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कार्बी को 2023 से 7 साल के लिए बैन कर दिया। यह मार्केट इंटरमीडियरीज पर SCBI की रेगुलेटरी ताकत का एक अच्छा उदाहरण है। इसकी तुलना डिस्काउंट ब्रोकर्स से करें, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा और ग्रो, जो क्लाइंट्स को पूरी तरह ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स के जरिए शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज खरीदने बेचने देते हैं। क्योंकि ये ना तो बड़ी सेल्स एजेंट वर्कफोर्स रखते हैं और ना ही फिजिकल ब्रांचेस का नेटवर्क, इसलिए इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स मोतीलाल ओसवाल या शेर खान जैसे ट्रेडिशनल फुल सर्विस ब्रोकर्स से कहीं कम होती हैं, जो एडवाइजरी स्टाफ और फिजिकल ऑफिसेज देते हैं। कम कॉस्ट सीधे क्लाइंट के लिए कम ब्रोकरेज कमीशन में बदल जाती हैं। यही वजह है कि हाल के सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच डिस्काउंट ब्रोकर्स की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपनी डिस्क्रेशन और एक्सपर्टीज से उस पूल्ड मनी को शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, जो वे अकेले कभी हासिल नहीं कर पाते। याद रखने लायक एक नीश एग्जाम्पल, SBI का शरीय इक्विटी म्यूचुअल फंड सिर्फ शारिया कंप्लायंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी ऐसी कंपनीज जो अल्कोहल, पोर्क, इंटरेस्ट बेस्ड डेट, टोबैको या वेपन्स का कारोबार नहीं करती। यह प्रोडक्ट खास तौर पर रिलीजियसली कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। REITs और इन्वेट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स म्यूचुअल फंड्स वाली ही पूलिंग लॉजिक पर काम करते हैं, लेकिन शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने की बजाय ये इन्वेस्टर का पैसा पूल करके सीधे रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हें कमर्शियल बिल्डिंग्स, टोल रोड्स या पावर ट्रांसमिशन लाइंस जैसे फिजिकल एसेट्स के लिए बने म्यूचुअल फंड्स समझ लीजिए। इन्हें और गहराई से पिलर 1C के अंतर्गत SCBI हैंडआउट में कवर किया गया है, तो अभी के लिए बस इन्हें रियल एसेट्स के लिए एक अलग पूलिंग व्हीकल के रूप में याद रख लीजिए।
इन्वेस्टमेंट बैंक अमेरिकन टर्म है और मर्चेंट बैंकिंग कंपनी ब्रिटिश यूके टर्म है। दोनों असल में एक ही फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अंडरराइटिंग यानी कंपनीज को उनका आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने में मदद करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पर एडवाइस करना, और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए वेल्थ मैनेजमेंट। एग्जाम्पल्स में शामिल हैं कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, डीएसपी मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनले और एसबीआई कैपिटल। एक उपयोगी रीसेंट डेटा पॉइंट 2021 में एसबीआई ने पेमेंट्स बैंक्स को भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के तौर पर काम करने की इजाजत दी, बशर्ते वे एसबीआई के अपने रूल्स और रेगुलेशंस पूरे करें। यह अलग अलग तरह की फाइनेंशियल एंटिटीज के बीच रेगुलेटरी कॉन्वर्जेंस का एक उदाहरण है। आखिर में वेंचर कैपिटल फंड्स VCF स्टार्टअप कंपनीज को कैपिटल जुटाने में मदद करते हैं, आमतौर पर इक्विटी के बदले अर्ली स्टेज, हाई रिस्क, हाई ग्रोथ पोटेंशियल वेंचर्स में इन्वेस्ट करके। एग्जाम्पल्स में IFCI VCF और IDG VCF शामिल हैं। VCFs को म्यूचुअल फंड्स से कॉन्सेप्चुअली अलग रखिए। म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज पर पहले से लिस्टेड ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वेंचर कैपिटल फंड्स सीधे उन अनलिस्टेड स्टार्टअप कंपनीज को फंड करते हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी MIIs वे एंटिटीज हैं जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग को फिजिकली और लीगली मुमकिन बनाती हैं। इन्हें स्क्रीन पर दिखने वाले हर शेयर ट्रांजैक्शन के पीछे की प्लम्बिंग समझिए। प्रीलिम्स के लिए आपको 3 सबटाइप्स जानने चाहिए और एक सीधा सा 3 वर्ड मेमोरी हुक अच्छे से काम करता है। एक्सचेंजेस कनेक्ट करते हैं, डिपॉजिटरीज स्टोर करते हैं और क्लियरिंग हाउसेस सेटल करते हैं। पहला, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक बायर और सेलर को सेकेंडरी मार्केट में कनेक्ट होने में मदद करते हैं, यानी वह मार्केट जहां पहले से इशूड शेयर्स और बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होते हैं, प्राइमरी मार्केट से अलग जहां कोई कंपनी पहली बार IPO के जरिए बिल्कुल नए शेयर्स इशू करती है। दूसरा, डिपॉजिटरीज जैसे NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड क्लाइंट्स को उनके शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज को डीमैट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में डिजिटली स्टोर करने में मदद करते हैं। इसी ने पुराने पेपर शेयर सर्टिफिकेट सिस्टम को खत्म किया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को मुमकिन बनाया। तीसरा, क्लियरिंग हाउसेस या सेंट्रल काउंटर पार्टीज जैसे CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक साथ सेलर को पैसा और बायर को शेयर्स ट्रांसफर करके ट्रेड सेटल करने में मदद करते हैं, जिससे यह इफेक्टिवली गारंटी होती है कि ट्रेड के दोनों लेग्स वाकई पूरे हों और इससे पूरे सिस्टम का सेटलमेंट रिस्क कम होता है। तीनों MII कैटेगोरीज को SCBI रेगुलेट करता है और इसकी ज्यादा डिटेल SCBI हैंडआउट पिलर 1C के तहत उपलब्ध है। हर NBFC टाइप एंटिटी RBI के अंडर रेगुलेट नहीं होती है। कई इम्पोर्टेंट कैटेगोरीज बिल्कुल अलग रेगुलेटर्स के अंडर आती हैं और यह हु रेगुलेट्स होम वाली मैपिंग प्रीलिम्स का फेवरेट टेस्टिंग पॉइंट है, तो इसे क्लीन तरीके से याद रखना जरूरी है। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3 चीजें रेगुलेट करता है। पहला, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा, नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जैसे IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। और तीसरा, पॉलिसी एग्रीगेटर वेब प्लेटफॉर्म्स जैसे policybazaar.com। IRDAI के बारे में और डिटेल पिलर 1D में कवर की गई है। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया में सारे पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है। बस एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट पेंशन फंड्स जो PFRDA के अंडर नहीं बल्कि अपने अलग लीगल फ्रेमवर्क्स के तहत चलते हैं। इसकी फर्दर डिटेल फिर से पिलर 1D में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स 2 और कैटेगोरीज को रेगुलेट करता है।
पहला, निधि कंपनीज। निधि कंपनियां यह म्यूचुअल बेनिफिट क्लब्स होते हैं जहां सिर्फ क्लब के अपने मेंबर्स ही पूल्ड फंड्स से उधार ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स में साउथ मद्रास बेनिफिट फंड एलटीडी और माबेन निधि एलटीडी शामिल हैं, जो मनाप्पुरम ग्रुप का हिस्सा है। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, यानी वही स्मॉल लोन लेंडर्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इनका रेगुलेशन असल में स्प्लिट है, कुछ हिस्सा आरबीआई करता है और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यह एग्जैक्ट टेक्निकल स्प्लिट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहां ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। आखिर में, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स चिट फंड को रेगुलेट करता है, जैसे श्रीराम चिट फंड। चिट फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें मेंबर्स का एक ग्रुप हर महीने कॉमन पूल में कंट्रीब्यूशन डालता है और मेंबर्स बिडिंग प्रोसेस के जरिए उस पूल से उधार भी ले सकते हैं। यह एक रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट अरेंजमेंट है जिसकी जड़ें ट्रेडिशनल इंडियन कम्युनिटी फाइनेंस में गहरी हैं। इसकी और डिटेल पिलर 1D में मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे 2020 ES20 ने एक ऐसी चीज की तरफ ध्यान दिलाया जिसे उसने शैडो बैंकिंग, आभासी बटा प्रतिछाया बैंकिंग प्रणाली कहा। यह फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इंस्टीट्यूशंस का एक सेट है जो ट्रेडिशनल, कड़ी रेगुलेट होने वाली कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से आंशिक रूप से या कभी-कभी पूरी तरह बाहर ऑपरेट करते हैं और जो आरबीआई से पूरी तरह रेगुलेट नहीं होते। बैंकों के उलट ये मुख्य रूप से पब्लिक डिपॉजिट्स के जरिए फंड्स मोबिलाइज नहीं करते, इसके बजाय ये खुद बैंकों से उधार लेकर या कमर्शियल पेपर्स, सीपीज और बॉन्ड्स, जिन्हें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCDs भी कहा जाता है, सीधे मार्केट में इशू करके पैसा जुटाते हैं। इंडिया के शैडो बैंकिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा 3 सेगमेंट्स मिलकर बनाते हैं। पहला, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFCs, जैसे देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL, जो बाद में अपने कोलैप्स की वजह से बदनाम हो गई। दूसरा, लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स LDMFs, जो इन्वेस्टर्स का पैसा शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। UTI, कोटक, LT और टाटा म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स इसी कैटेगरी में आती हैं। तीसरा, रिटेल NBFCs, जैसे गोल्ड लोन कंपनीज और एसेट फाइनेंस कंपनीज, जो सीधे इंडिविजुअल रिटेल बोरोवर्स को लेंड करते हैं। यह एग्जाम के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि शैडो बैंकिंग एसेट्स रिलेटिवली रिस्की होते हैं और ये एंटिटीज कभी-कभी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने में फेल हो जाती हैं, जिसमें बॉन्ड रीपेमेंट्स भी शामिल हैं, और इससे एक सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल यही 2019 के LFS क्राइसिस में हुआ था, जब एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग NBFC अपने डेट पर डिफॉल्ट कर गई, जिससे इंडिया के क्रेडिट मार्केट्स में शॉकवेव्स फैल गए और NBFC लिंक्ड स्टॉक्स क्रैश हो गए। इस एपिसोड की और डिटेल पिलर 1B2 बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर में कवर की गई है। असली रेगुलेटरी चिंता है इंटरकनेक्टेडनेस की। शैडो बैंकिंग एंटिटीज बैंकों से भारी उधार लेती हैं और म्यूचुअल फंड्स से पैसा जुटाती हैं, तो जब कोई बड़ी शैडो बैंकिंग एंटिटी डिफॉल्ट करती है तो शॉक सिर्फ उसी एक कंपनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो वापस फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी फैल जाता है। यही वजह है कि LFS के बाद RBI और SEBI ने बड़ी NBFCs और HFCs के लिए डिस्क्लोजर, एक्सपोजर और लिक्विडिटी नॉर्म्स सख्त कर दिए। इस्लामी बैंकिंग एक ऐसा बैंकिंग मॉडल है जो पूरी तरह इंटरेस्ट अवॉइड करने पर बना है, क्योंकि इंटरेस्ट लेना या देना, जिसे रिबा कहते हैं, इस्लामिक लॉ के तहत प्रोहिबिटेड यानी हरम है। इंटरेस्ट की जगह इस्लामिक बैंकिंग इजरा, लीसिंग, मुरबाहा, कॉस्ट प्लस मार्कअप फाइनेंसिंग और मुशारका, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पार्टनरशिप जैसे मैकेनिज्म्स यूज करती है, जहां डिपॉजिटर का पैसा सीधे बोरोवर की प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है और रिटर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट की बजाय रेंट या प्रॉफिट के शेयर के रूप में वापस आता है। कई गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज ने अलग अलग समय पर इंडिया में इस्लामिक बैंक्स को परमिट करने की रिकमेंडेशन दी है, लेकिन RBI ने खुद इस आइडिया का विरोध किया है।
और हाल ही में 2017 में भी अपना ऑपोजिशन दोहराया। एक वर्कअराउंड के तौर पर 2017 में केरला सरकार ने एक इस्लामिक बैंकिंग स्टाइल एंटिटी को बैंक की बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करके खोलने की इजाजत दी। टेक्निकली यह आरबीआई के इस्लामिक बैंकिंग लाइसेंसेस पर लगे बैन को साइड स्टेप करता था। हालांकि इस कदम से आगे लीगल कंट्रोवर्सी भी हुई, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? सपोर्टर्स का कहना है कि इस्लामिक बैंकिंग अलाउ करने से माइनॉरिटीज की फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतर होगी, खासकर मुस्लिम्स, अल्पसंख्यकों का वित्तीय समावेशन की, जो रिलीजियस ग्राउंड्स पर फॉर्मल इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग को अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। अपोनेंट्स 3 बातें कहते हैं। पहली, इसके लिए स्पेशलाइज्ड मैन पावर और एक अलग रेगुलेटरी एपरेटस चाहिए होगा। दूसरी, सेक्युलर इंडिया में पहले से ही इंटरेस्ट फ्री फ्रेंडली इंक्लूसिव स्कीम्स जैसे पीएम जनधन योजना और पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक चल रही हैं, तो एक सेक्युलर रिपब्लिक में रिलीजन स्पेसिफिक बैंकिंग चैनल की जरूरत महसूस नहीं होती। भारत में बैंकबचत की सेक्युलर सेवाएं पहले से उपलब्ध हैं। और तीसरी, यूएस गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के बीच लिंक्स होने का आरोप लगाया है, जिससे डिबेट में एक सिक्योरिटी डायमेंशन भी जुड़ जाता है। पूरे फॉर्मल बैंकिंग एनबीएफसी यूनिवर्स से बाहर इंडिया इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अनौपचारिक वित्तीय मध्यस्थ पर भी चलता है, जिन्हें आम भाषा में मनी लेंडर्स कहा जाता है, और प्रीलिम्स कभी कभी इसके रेगुलेटरी और स्टैटिस्टिकल पहलू को टेस्ट करता है। बैंकों या एनबीएफसीज के उलट ये बिना किसी फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस या पेपर वर्क के पैसा उधार देते हैं, लेकिन आमतौर पर प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, होम्स, गुड्स, क्रॉप्स या गोल्ड संपत्ति गिरवी रखवा के कर्ज के रूप में कोलैटरल मांगते हैं। असल में यह एक पॉनिंग अरेंजमेंट है। ये बहुत ऊंची कंपाउंड इंटरेस्ट रेट्स लेते हैं और लोन रिकवरी के लिए किसी लीगल प्रोसेस की बजाय मसल पावर और इंटिमिडेशन इस्तेमाल करने के लिए बदनाम हैं। ऊंची ब्याज दर वसूली के लिए धमकाना बिल प्रयोग करना। 2012 का एक चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक रूरल इंडियन हाउस होल्ड द्वारा उधार लिए गए हर 100 रुपए में से लगभग 33% इनफॉर्मल मनी लेंडर्स से आता था, और बाकी फॉर्मल बैंक्स, फ्रेंड्स, फैमिली और अन्य सोर्सेज से। यह इस बात की याद दिलाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की दशकों की कोशिशों के बावजूद रूरल इंडिया में इनफॉर्मल क्रेडिट अभी भी कितना बड़ा रोल निभाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इनफॉर्मल लेंडर्स आरबीआई के रेगुलेटरी परव्यू में बिल्कुल भी नहीं आते, रिजर्व बैंक की निगरानी में नहीं। इसकी बजाय अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने कानून हैं इन्हें रेगुलेट करने के लिए, जैसे 1947 का बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट, केरला का 1958 का मनी लेंडर्स लॉ और गुजरात का 2011 का लॉ। ये स्टेट लॉज आमतौर पर इनफॉर्मल लेंडर्स को रजिस्टर करवाना जरूरी बनाते हैं। वे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं उस पर एक सीलिंग लगाते हैं और स्ट्रॉन्ग आर्म या कोअर्सिव रिकवरी टैक्टिक्स को प्रोहिबिट करते हैं। पंजीकरण, ब्याज की अधिकतम सीमा, बल प्रयोग पर रोक। हैंडआउट में इन इनफॉर्मल प्लेयर्स के लिए हिस्टोरिकल, रीजनल नाम भी दिए गए हैं। मेडिवल टाइम्स में इंडिजिनस बैंकर्स को श्रॉफ्स, चेट्टियार्स, मारवारीस और ऐसी ही कम्युनिटी बेस्ड बैंकिंग कास्ट्स के नाम से जाना जाता था, जबकि मनी लेंडर्स और ब्रोकर्स को काबुली पठान, विलेज बनिया, महाजन सेठ और पॉन ब्रोकर्स जैसे नामों से जाना जाता था, जो आमतौर पर पब्लिक डिपॉजिट्स मोबिलाइज करने की बजाय हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अपनी पर्सनल सेविंग्स उधार देते थे। यह रीजनल हिस्टोरिकल नेमिंग डिटेल साफ तौर पर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट बताई गई है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं। तो बस इतना जानना काफी है कि ये कैटेगोरीज एग्जिस्ट करती हैं। हर रीजनल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है।